तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा CSIR नेट का एग्ज़ाम है। अभी तो खैर उसकी डेट नहीं पता कब होगा कब क्या होगा, बट स्टिल वी शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम आवर सेल्फ। ओके, सो हमें अपनी साइड से पूरी कोशिश करके रखनी है कि हम उसमें जो भी करें अच्छा करें। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ रैंक बूस्टर सीरीज़ लेके आई हूँ। सीरीज़ में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं CSIR नेट एग्ज़ाम के। इन क्वेश्चंस को अगर हम कर लेंगे तो हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक भी हमें पता चल जाएगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड ऑल्सो जो लोग नए हैं इस सीरीज़ में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। चलिए दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो हमारी सीरीज़ है ये है जून 2019 की। उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें ये है कि एक परऑक्साइड आयन था जिसके बारे में कुछ उन्होंने 4-5 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन उन्होंने हमें दिया है कि इस परऑक्साइड आयन की जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट है किससे, O2 से। और जो सेकंड ऑप्शन है वो है कि ये जो O2 माइनस है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन O2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमें पता है कौन से होते हैं, जो खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, जो खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उन्होंने बोला है कि O2 माइनस जो है वो क्या एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थर्ड पॉइंट है कि क्या ये IR एक्टिव है। एंड फोर्थ पॉइंट है कि इट इज़ अनेबल टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम वीक एसिड्स। दोस्तों हमें इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बताना है कौन सा सही है इस चीज़ के लिए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन फैमिली है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा। ऑक्सीजन फैमिली में क्या क्या आता है आपका O2 माइनस, ठीक है, O2 आता है और O2 माइनस। ये सब चीज़ें आती हैं, तो इनका हमें क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जैसा कि हमें पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन काउंट तक, जैसा कि हम जानते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार लिख के। 14 इलेक्ट्रॉन काउंट तक जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है 2p ऑर्बिटल्स का, वो कैसा आता है, 2 1 2 1। 2 1 2 1 से क्या मतलब है, 2 1 2 1, ये मेरी याद करने की टेक्निक है। बेसिकली सेकंड में आपका क्या आता है, 2s और 2p आता है। 2s का तो हमें पता है सिग्मा स्टार और सिग्मा होगा। 2p में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब उसकी अरेंजमेंट कैसे होगी वही हमने यहाँ पर देखना है। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक है किसी मेरे स्पीशीज़ में, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, 2px 2py, और ये जो अकेला होता है ये होता है 2pz, क्योंकि 2pz जो होता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाता है और x और y पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, 2 1 2 1, ये मैंने याद करने का तरीका है। और ऊपर होता है पाई स्टार 2px 2py, ठीक है, ये 2px हो गया, ये 2py हो गया पाई स्टार वाला, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। तो पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। आप इसको याद कर सकते हैं 2 1 2 1 से, ठीक है, 2 1 2 1 21 21 है ना, 21 21। और जो आपका दूसरा आता है जिसमें ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें आपका जो काउंट होता है वो होता है 1 2 2 1। ऊपर वाले में क्या था, 2 1 2 1, और इसमें क्या होगा 1 2 2 1, मतलब 2 2 बीच में आ जाएगा। उसमें था 12 21 21 और एक में 12 21, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब एक 12 21 का मतलब क्या है, पहले 1 होगा तो पहले 1 आ गया, फिर 2 होगा तो 1 2, फिर 2 होगा 1 2, फिर उसके बाद 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक अकेला कौन होता है, सिग्मा 2pz, ठीक है। फिर हो जाएगा पाई 2px पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। सिंस अब हमने ये डायग्राम देख लिया है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है।
सो अब हमें जैसा कि पता है कि हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग्स कैसे करते हैं। सो आप जैसा कि देख सकते हैं O2 माइनस जो है, मैंने इसकी इलेक्ट्रॉन फीलिंग करी है। सो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz। ठीक है, ये क्या है मेरा 1 2 2 1, ये मेरा 2 एक ही हो गया ना, 2 और ये 2 और ये क्या है 1। वही मैंने जो आपको बताया था पीछे है ना, वही चीज़ मैंने करी। सिमिलरली मैंने यहाँ पर फिल करा, सिंस इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली 1 2 2 1 वाला फॉलो होगा रूल। और इसमें क्या है O2 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 2 2 1 वाला रूल फॉलो होगा। तो आप देख ही सकते हो, ये मेरा 2pz है, ये 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 2 हो गया। ठीक है, सो अब इसमें 1 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहीं पर मेरे सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब आप निकालोगे इसका बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि उसने हमारे से सबसे पहला पॉइंट क्या पूछा है कि हैविंग अ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देन दैट इन O2। तो अगर बॉन्ड लेंथ बतानी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हमने जब निकाला तो हमें क्या पता चला, जो सुपर ऑक्साइड है, सिंस इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, सो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर आई वो आई 1.5 एंड O2 की बॉन्ड ऑर्डर आई 2। सो हमें एक चीज़ पता है कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा है तो 1.5 क्या है बॉन्ड ऑर्डर, ये किससे कम है 2 से, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी 2 से। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारा डबल बॉन्डेड होता है और जो सुपर ऑक्साइड होता है वो हमारा क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्डेड होता है। तो इसीलिए हमारी बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी होगी, सुपर ऑक्साइड की, क्योंकि इसमें क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। और जो प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है उसमें बॉन्ड लेंथ कम होती है क्योंकि पूरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जो पहला पॉइंट है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर O2 माइनस की शॉर्ट बॉन्ड लेंथ बोली है, बट ऐसा नहीं है। किसकी शॉर्ट है, O2 की शॉर्ट है। तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। अब हमें क्या देखना है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन O2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद रिड्यूस होते हैं। खुद रिड्यूस होने का क्या मतलब है, O2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन को और लेंगे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब किसी और का तो इलेक्ट्रॉन ले लिया। O2 माइनस जो है ये क्या है, ये खुद रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, O2 2 माइनस। ठीक है, और औरों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो हमें ये चीज़ तो पता ही है कि जो पर ऑक्साइड्स या सुपर ऑक्साइड्स होते हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है नेगेटिव आयन को एक्सट्रैक्ट करने की। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी करी। तो ये पॉइंट एकदम करेक्ट है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि सुपर ऑक्साइड जो है ये थोड़ी इंटरमीडिएट होती है। जैसे O2 0 है, फिर ये कन्वर्ट हुआ O2 माइनस में, लेकिन ये क्या होती है, एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है, ये अनस्टेबल होती है। इसीलिए वो तुरंत किस में कन्वर्ट होना चाहता है, पर ऑक्साइड में। तो इसीलिए जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है ये लोग जल्दी से स्टेबल O2 2 माइनस में पहुंच जाएं। और ऐसा देखिए क्यों होता है, मैं आपको इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये मेरा ऑक्सीजन है, ये मेरा क्या है, सुपर ऑक्साइड आयन है जिसपे एक नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन के डबल लोन पेयर्स देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 6 हो गया, क्योंकि 6 इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सो अब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज भी है तो वो इन दोनों पे ही होगा। ठीक है, सो मैं एक मतलब एक माइनस का हाफ इधर दे देती हूँ, एक माइनस का हाफ इधर दे देती हूँ, मतलब इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि देखो जब ये सुपर ऑक्साइड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1.5। मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी, अगर O2 की बॉन्ड लेंथ इतनी है तो सुपर ऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ इतनी है। और जब मैं इसको पर ऑक्साइड बना दूंगी O2 2 माइनस तो इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि इसके पास क्या है, लोन पेयर्स। सो लोन पेयर्स क्या चाहते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं। तो दूर वो कैसे रहेंगे, तभी रहेंगे जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो इसीलिए वो पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि
इस डायरेक्शन में बॉन्ड लेंथ हमारी बढ़ रही है। सो इसीलिए भी हम बोलते हैं कि जो हमारा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन, हमारा सुपर ऑक्साइड। सो ये पॉइंट तो सही हो गया। अब ये दोनों पॉइंट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है और वो हमने बता दिया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो अब आप ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि IR एक्टिव ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड तो इसका चला गया। मोस्टली डबल बॉन्ड जब होता है तो हम उसको बोलते हैं कि IR एक्टिव है, क्योंकि उसका क्या होता है, पाई स्टार्स आ जाते हैं ऑर्बिटल्स, और पाई स्टार ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो IR की रेंज में होते हैं। बट यहाँ पर तो क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो मतलब प्योरली पाई स्टार ऑर्बिटल हमारे पास नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि इट इज़ अनेबल टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। IR एक्टिव ये नहीं है, बट इट एब्स्ट्रैक्ट्स द प्रोटॉन फ्रॉम वीक एसिड्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, O2 माइनस है इस पर, ठीक है। O2 माइनस क्या करेगा, जब कोई वीक एसिड है ये कैसा होगा, H प्लस होगा और X माइनस होगा, तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इतना है कि इस पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही इसके पास हैं और ऊपर से नेगेटिव चार्ज और आ गया, तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा। तो वो हटेगा कैसे, जब ये किसी H प्लस के साथ बाउंड करेगा, तो इसने क्या करा, तुरंत H प्लस ले लेता है और HO2 बना लेता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने की। सो ये था आपका पहला क्वेश्चन जून 2019 का। अब नेक्स्ट करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो है कि मेटल ट्रांसफर्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई यूजिंग सिडेरोफोर्स एंड सिडेरोक्रोम्स इज। कौन सा मेटल है जो बैक्टीरिया और फंगाई यूज़ करते हैं, ठीक है, आयरन ट्रांसपोर्ट में। सो हमें एक चीज़ पता है कि बैक्टीरिया और फंगाई में आयरन ट्रांसपोर्ट और आयरन स्टोरेज के दो प्रोसेस होते हैं। सिडेरोफोर्स जो होते हैं वो आयरन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और हीमोसिडेरिन जो होता है वो आयरन को स्टोर करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, इट इज़ सिमिलर टू आर बॉडी स्ट्रक्चर, लाइक हमारे पास ट्रांसफेरेटिन और फेरेटिन होता है। ट्रांसफेरेटिन आयरन को ट्रांसफ़र करता है और फेरेटिन आयरन को स्टोर करता है। उसके अंदर कई सारे चैनल्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, वो उसका पूरा मैकेनिज़्म होता है। सो बैक्टीरिया और फंगाई में भी सेम मतलब वो प्रोसेसेस होते हैं, विच इज़ सिडेरोफोर्स एंड हेमोसिडेरिन। सो हेमोसिडेरिन आयरन को स्टोर करता है और सिडेरोफोर्स आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इनके नेम चेंज कर देते हैं, बट मेटल रिमेन सेम विच इज़ आयरन, ठीक है। सो इसका आंसर है आयरन। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज़ फास्टेस्ट इन। हमें एक चीज़ पता है कि जो इनर एंड आउटर स्फीयर्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट किस में होता है, जब पाई स्टार से पाई स्टार ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। पाई स्टार से पाई स्टार जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो वो हमेशा फास्टेस्ट होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पाई स्टार होता है हमें पता है कि ये लूजली बाउंड होता है और न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता है, तो इसीलिए यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बट सिग्मा जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, तो हम उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमें ये 4 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं और हमें बताना है कि किस में फास्ट होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया है, मैंने आपको इस सामने एक थ्योरी लिखी है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन होता है बाय सेल्फ एक्सचेंज, ये फास्ट होती है जब होमो पाई स्टार हो और लूमो भी पाई स्टार हो। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किससे होता है, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट के बीच में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। सो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें किसके बीच में हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। सो सबसे पहला है रुथीनियम का। रुथीनियम बिलोंग्स टू आयरन फैमिली। सो रुथीनियम इट बिलोंग्स टू 4D सीरीज। सो इसका जो होगा ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। 4 और 5D सीरीज़ के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा लो स्पिन होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर पाई स्टार जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है T2G और सिग्मा स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है EG। तो दोस्तों ये जो है ये नॉमेनक्लेचर है हमारा, इनर और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस में ये यूज़ होता है, तो ये आपको फेमिलियर होना चाहिए इन चीज़ों से।
हमने इनका क्या लिखा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। सिंस ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो सारे इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे, और यहाँ पर क्या है, रुथेनियम +3 में है तो यहाँ पर क्या हो गया, T2G5 हो गया। अब हमें पता है कि पाई स्टार से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि सिग्मा स्टार में तो जाएगा नहीं, पहले पाई स्टार फिल होगा। इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफ़र कहाँ से हो गया, यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला RU जो पहले +2 में था ये +3 में हो जाएगा, और ये +3 से +2 में हो जाएगा। यही होता है हमारा सेल्फ एक्सचेंज, है ना। वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। सिंस पाई स्टार से पाई स्टार के बीच में है तो ये क्या हो गया, फास्ट। अब सिमिलरली कोबाल्ट +2 है, L जो है वो लीगेंड है, और वो लीगेंड क्या है, NH3। कोबाल्ट का जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा अलग होता है। इस चीज़ के लिए जब हम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो L जो है वो हमारा NH3 है, वीक फील्ड लीगेंड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा अकॉर्डिंग टू हाई स्पिन होगा, विच विल बी T2G5 एंड Eg2, क्योंकि यहाँ पर D7 है। ओके, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली मैंने इसके लिए लिखा, बट NH3 जो होता है वो कोबाल्ट एक स्पेशल केस होता है, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, T2G6। अब इसमें क्या है, होमो और लूमो। अब होमो क्या होगा, इसका होमो क्या है, पाई स्टार, और इसका लूमो क्या है, आपका सिग्मा स्टार। लूमो इसका सिग्मा स्टार क्यों है, क्योंकि पाई स्टार तो फुल्ली फिल्ड है, तो किस में जाएगा, सिग्मा में। और यहाँ पर क्या है, होमो आपका क्या है, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अब आपका इसमें किससे जाएगा, पाई स्टार से सिग्मा स्टार। पाई स्टार से सिग्मा स्टार हुआ तो ये कैसा हो गया, स्लो, क्योंकि फास्ट किससे होगा, पाई स्टार से पाई स्टार में। नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला एग्जाम्पल। इसमें हमने क्या देखा कि क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये क्या है, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। सिंस H2O वीक फील्ड लिगेंड है तो हमने क्या लिखा, हाई स्पिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 3 सिग्मा स्टार 1, जैसे T2G3 Eg1। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो जाएगा, T2G3, बट Eg1 नहीं होगा क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हमें क्या मिला, होमो हमारा यहाँ पर ये है, और लूमो हमारा क्या है, ये है। सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर पाई स्टार से पाई स्टार में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि एक चीज़ आप ये नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर जो पाई स्टार है ये क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फील्ड से अगर वो ट्रांसफ़र करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन हाफ फील्ड हो जाएगा, ये मोर देन हाफ फील्ड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये बेसिकली डिस्टर्ब हो जाएगा इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार में करते हैं, ताकि हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहे। ओके, इस तरीके से होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ हुई। ये चीज़ क्या था, मेरा फुल्ली फिल्ड था, सॉरी ये भी मेरा हाफ फील्ड था, क्योंकि Eg क्या होता है, ये होता है ना Eg, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में था, तो ये भी मेरा हाफ फील्ड था। इसीलिए मैंने यहाँ पर सिग्मा स्टार से नहीं दिया था, यहाँ पर मैंने पाई स्टार से दिया था। पाई स्टार से किस में, सिग्मा स्टार में। लास्ट हमारा एक एग्जाम्पल रह गया, विच इज़ Fe+2 Fe+3। मैंने इनके इलेक्ट्रॉन काउंट लिखे, ठीक है। फिर उसमें मैंने क्या देखा, इससे तो जाएगा नहीं क्योंकि ये हाफ फील्ड है, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये भी हाफ फील्ड है, तो बचा क्या, इसका एक लूमो, इसका ये, तो आप इससे इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ भी पाई स्टार से पाई स्टार हो रहा है, तो ये भी फास्ट है। बट हम लोग जानते हैं कि ये तो हमारा CSIR नेट का एग्ज़ाम है, तो मतलब क्या है इस चीज़ का, एक ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो अब हमारे पास A और D दोनों ऐसे हैं जो हमारे पास, जैसे ये भी सही आ रहा है हमारी तरफ से, ये भी सही आ रहा है, बट दोनों में से तो कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। तो कौन सा हम टिक मारेंगे एग्ज़ाम में, वो होगा रुथेनियम का, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया जाता है कि आयरन में जो होता है Ml बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है, मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इस वजह से इसमें क्या कहते हैं, ये स्लो प्रोसेस हो जाता है। अगर बॉन्ड लेंथ या फिर कोई भी फिज़िकल चेंज हो रहा है तो मतलब उस फिज़िकल चेंज के होने में भी टाइम लगेगा, इसीलिए सबसे फास्ट हमारी रुथेनियम हो जाती है। ये एंड आउटर स्फीयर के जो एग्जांपल्स हैं ये लिमिटेड हैं, तो इसीलिए आपको एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से घुमा फिरा के कुछ मतलब मुझे लगता है 10 से भी नहीं, मतलब 6-7 कुछ कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये याद कर लोगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जहाँ आप इतना कोर्स आप याद कर रहे हो वहाँ पर एक 4-5 कॉम्प्लेक्स याद कर लोगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसलिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को याद कर लेना चाहिए जहाँ पर हमें डाउटफुल रहता है कि इसका करेक्ट मैकेनिज्म क्या होगा। So now we'll be going to our fourth question.
फोर्थ क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का है, जहाँ पर हमें बताना है कि निकल में कितने बॉन्ड हैं हमारे इस कॉम्प्लेक्स में। सो CpNi μ PpH2 इसका होल ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स है जो ओबे कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सो हमें मेटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताने हैं, जिसके हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। सो दोस्तों, बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखिए यहाँ पर हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 2 3, सारे ऑप्शन एक आसपास ही हैं। ऐसा भी नहीं कि 0 के बाद सीधा 4 दे दें या 5 दे दें, सब एक दूसरे के एक डिफरेंस पे है। तो मतलब अगर हमारी कैलकुलेशन ज़रा सी भी ऊपर नीचे हुई तो हम कोई ना कोई करेक्ट कर देंगे इसमें। तो इसीलिए आप ना थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा आराम से करिएगा जिनमें हमारी कैलकुलेशन पार्ट है, और इसकी कैलकुलेशन भी बहुत ईजी होती है। मैंने जैसा कि आपको एक फॉर्मूला बताया था अपने क्लस्टर कंपाउंड्स में कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमारे ऑर्गेनोमेटालिक के कंपाउंड्स होते हैं जो LNCC कंपाउंड्स होते हैं। LNCC मतलब लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। सो इन LNCC में बहुत सारे वैसे कंपाउंड्स भी आ जाते हैं जो कार्बोनाइल वाले नहीं होते, बट फिर भी लो न्यूक्लियरिटी मतलब न्यूक्लियस कम होंगे। न्यूक्लियस कम होने का मतलब है कि मेटल्स जो होते हैं वो उनका जो नंबर होता है वो लेस देन और इक्वल टू 4 होता है। मेटल्स का जो नंबर होता है वो लेस देन या तो इक्वल टू 4 होता है इन कॉम्प्लेक्सेस में। तो उनके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स। मैंने सबसे पहले क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट जब मैंने देखा तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले Cp है, Cp कितना देगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप लोगों को इसके थ्रू, आप देखिए इसके थ्रू आपको कैसे इस फॉर्मूले से निकालना है। तो Cp क्या हो जाएगा, Cp कितने हैं, 2 हैं, तो एक Cp 5 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 कितने देंगे, 5 × 2। निकल कितने देता है, एक निकल 10 देता है तो 2 निकल कितने देंगे, 10 × 2 μ PpH2। म्यू PpH2 का मतलब है P और 2 फिनाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। तो जब मेरा PpH3 होता है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, ठीक है। और जब मेरा PpH2 है तो 2 इसके पास लोन पेयर तो वैसे ही हैं, मतलब 2 लोन इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही हैं, और एक और लोन इलेक्ट्रॉन है जो PH फिनाइल से जुड़ा होना चाहिए, बट एक फिनाइल कम है तो हमने वो ऐसे दिखाया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन ये देगा, 1 2 3। एक म्यू PpH2 कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 3 × 2। तो वही मैंने यहाँ पर भी किया है, 5 ये किसके लिए, Cp के लिए, ये मेरा निकल के लिए, और ये मेरा किसके लिए है, PpH2 के लिए। 3 × 2 किया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, कितने PpH2 हैं, 2। सिमिलरली क्या हो गया, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 36। अब 18 × n, n मेरा दिखा रहा है नंबर ऑफ मेटल्स कितने प्रेजेंट है। तो 18 × 2 - 36, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये मेरा 0 आ गया। मतलब मेरे पास कितने मेटल बॉन्ड्स हैं, 0 मेटल बॉन्ड्स, मतलब एक भी मेटल बॉन्ड नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी मेटल बॉन्ड नहीं है। तो आपको स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो। फॉर्मूला याद करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में हमारे को फॉर्मूला याद रह जाता है, बट स्ट्रक्चर में हम थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि फॉर्मूला ज़्यादा याद रखना बेटर रहेगा आपके लिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच इज़ फ्रॉम द ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री अगेन, एंड इसमें बेसिकली हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन के बारे में जानेंगे। एक हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है विच इज़ ट्रांस इरिडियम XCO PpH3। ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, 4 मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ 4 ही इसके वैलेंसीज फुलफिल्ड हैं, एंड X की वैल्यू इन्होंने बोला है कि कुछ भी हो सकती है। हमें बताना है कि जब इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो रेट किस में फास्टर होगा, क्लोरीन के केस में, ब्रोमीन के केस में, आयोडीन के केस में। हमें एक चीज़ पता है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है, ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 से +3 में चली जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज बाय +2। +2 से जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अगर बढ़ रही है तो मेरे जो यहाँ पर जो लीगेंड्स है वो कैसे होने चाहिए, डोनर लीगेंड्स होने चाहिए। डोनर लीगेंड्स का मतलब क्या है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होनी चाहिए। तो अब जैसा कि उन्होंने हमें 4 ये लीगेंड्स दिए हैं, तो अगर मेरी इनमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, आयोडीन की। अगर मेरा आयोडीन प्रेजेंट होगा यहाँ पर
तो उस केस में मेरा जो ऑक्सीडेटिव एडिशन का जो रेट है वो मेरा क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल डेटा कि आप सामने देख पा रहे हैं, आयोडीन में मेरा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेट है, फॉलोड बाय फिर ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्योंकि ये रिस्पेक्टिव ऑर्डर ड्यू अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो वही हमें यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा IBrClF। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इजी एग्जाम्पल था। इसके लिए आपको अगर ऑर्गेनोमेटालिक की नॉलेज नहीं भी है तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से है जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सीधी सी बात है, ये हम ऑर्गेनिक में भी देखते हैं कि अगर कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन को किससे हम स्टेबलाइज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ये भी एक कैसा कार्बोकटायन ही बन रहा है। तो कार्बोकटायन को कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स। सो इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ट कौन सा हो सकता है, वैसे तो हम जानते हैं इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है आयोडीन की, तो वो भी हेल्प करेगा, तो इसीलिए आयोडीन सबसे फास्ट रेट देगा। तो दोस्तों हमने आज कुछ 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एंड ये 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब कोई चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँ ऑर्गेनोमेटालिक जैसे कोई भी बड़ा चैप्टर, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ाऊँगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको बेस्ट पढ़ाऊँगी। और सीरियसली अगर आपने मेरे से एक बार ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ ली तो आपको ज़िंदगी में कोई बुक ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। तो आप मुझे बता सकते हो कि मुझे कौन सी नया चैप्टर शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेरी फ़िज़िकल बहुत अच्छी है, तो आप मुझे बता सकते हो मेरे को कौन सा नया शुरू करवाना चाहिए टॉपिक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है कि मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार मिले। और थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ कीप वॉचिंग द केमिस्ट क्लब एंड बी सेफ। बाय बाय।